प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में जिस मूल विषय पर हम चर्चा कर रहे थे वह है आर्थिक पर्यावरण भाग 2। इसमें हम बात कर रहे थे विविध नीतियों की, विविध सरकारी शासकीय नीतियों की जो किसी देश में के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसी क्रम में जो हम अब चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा आर्थिक विकास पर होगी। वह चर्चा होगी कि इसमें किसी भी सरकार का क्या योगदान होता है, गवर्नमेंट का क्या योगदान होता है। इस चर्चा के क्रम में जिन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे उनमें हम आर्थिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ जो सरकार के योगदान है वो नीतियों के रूप में उस पर हम संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। यद्यपि इस पर हम विस्तृत बात पिछले व्याख्यानों में कर चुके हैं। संक्षिप्त चर्चा की सरकार का क्या योगदान होता है आर्थिक विकास के क्रम में। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास क्या होता है। संक्षेप में हम समझ चुके हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव ड्राइवर है, जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव ड्राइवर है। क्वांटिटेटिव जब हम कहते हैं तो हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी कितने दर से आगे बढ़ रहा है, ये एक पहलू हो सकता है आर्थिक वृद्धि को समझने का। लेकिन केवल जीडीपी के बढ़ने से किसी देश के विकास को पूर्ण रूप से मापा जाना एक उसका एक नकारात्मक पहलू दिखाता है। इसलिए विकास की हम बात करते हैं और विकास में उन पहलुओं पर भी बात होती है जहां केवल संख्या को नहीं देखा जाता बल्कि गुणवत्ता को भी देखा जाता है। कि आर्थिक विकास हो सकता है किसी देश का 8% की दर से हो रहा हो, लेकिन वहां पर शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में उसको हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो इन सब बातों को देखते हुए इसकी समझ विकसित करना नितांत आवश्यक है। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास को किस प्रकार हम समझते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलायमान रहने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राष्ट्र किस प्रकार सतत प्रगति कर सके, एक लो इनकम इकोनॉमी से बढ़ते हुए एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के तौर पे अपने आप को स्थापित कर सके। साथ ही हम बात करते हैं कि इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस होता है। इसमें कि मूल रूप से संख्यात्मक और गुणवत्तात्मक दोनों तरह के टारगेट्स सरकार लेकर के चलती है। जिसमें कि एक ओर जहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात होती है, वही शिक्षा को बेहतर करने की बात होती है। साथ ही साथ हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात करते हैं। इसी के साथ हम गरीबी को दूर करने की और समाज में फैली विषमता को दूर करने की बात करते हैं। तो ये कुछ विरोधाभासी लग सकते हैं, लेकिन इन पर जब साथ-साथ कार्य होता है, तो मूल रूप से हम कहते हैं कि आर्थिक विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ विद्वान हैं जो आर्थिक विकास को परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस whereby an economy's real national income increases over a long period of time। कि इनकम बढ़ना, आय बढ़ना एक संख्यात्मक मेजर है, लेकिन जब हम रियल इनकम की बात करते हैं तो ये थोड़ा वृहद हो जाता है। ठीक इसी तरह से एक हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, वे कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय। और ये फ्रीडम व्यक्ति तभी एंजॉय कर पाता है, ये स्वतंत्रता व्यक्ति तभी इसके महत्व को समझ पाता है जब वह शिक्षित हो, जब वह स्वस्थ हो और हर तरह से समुन्नत हो। इससे हम समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास का जो दायरा है वह आर्थिक वृद्धि की तुलना में बड़ा है। अब हम बात करेंगे कि सरकार का क्या रोल होता है अर्थव्यवस्था के प्रकारों के साथ हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था मूल रूप से समूचे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कुछ अर्थव्यवस्थाएँ कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्थाएँ हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएँ सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्थाएँ हैं और कुछ अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करती है। इसको हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं या अर्थव्यवस्था के प्रकार कह सकते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर
कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट दोनों विचारधाराओं को साथ में लेकर चला जाता है। जब सरकार व्यवसाय की दिशा में कार्य करती है तो वहां पर सरकार का जो ओरिएंटेशन होता है वो कैपिटलिस्ट होता है कि किस प्रकार लाभार्जन किया जा सके जिससे कि सरकार अपने जो समाज हित के कार्य है उनको भी कर सके, जो वेलफेयर के काम है उनको कर सके, क्योंकि हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था जो मूल रूप से ध्यान उसका ध्यान होता है कि कैसे हम सोशल वेलफेयर पर कार्य करें, सामाजिक हितों का ध्यान रखते हुए तब फिर हम अन्य बातों पर प्रकाश डालें। तो ये 3 तरह की स्थितियाँ, 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएँ हैं। अब इनके कुछ मूल अंतरों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन आधारों पर ये एक दूसरे से पृथक होती है। तो कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था में जैसा कि हम जानते हैं प्राइवेट ओनरशिप पर फोकस होता है, जबकि मिक्स्ड जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं। पीपीपी की जो व्यवस्था है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक बहुत सुंदर मॉडल है। जबकि सोशलिज्म में सारे एंटरप्राइजेस पब्लिक एंटरप्राइजेस ही होते हैं। इसी तरह से मोटिव की बात करें तो कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था में जो फोकस होता है वो प्रॉफिट पर होता है, जबकि सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर पर, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि भारत है वहां पर सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों साथ-साथ चलते हैं। ठीक इसी तरह से कैपिटलिज्म जिस तरह का अर्थव्यवस्था पर कार्य करता है वह फ्री मार्केट सिस्टम होता है, जबकि सोशलिज्म में एक सेंट्रल प्लानिंग मैकेनिज्म होता है और यहाँ पर एक सेंट्रल प्लानिंग मैकेनिज्म के साथ-साथ मार्केट सिस्टम, ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। ठीक इसी तरह से इंटरनल रेगुलेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट का जो रोल होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के प्रकारों में। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सोशलिज्म में पूरी तरह से सरकार का रोल होता है, जबकि यहाँ पर इंटरनल रेगुलेशन में तो सरकार का रोल होता है, लेकिन एक्सटर्नल रेगुलेशन में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सरकार का कोई रोल नहीं। लेकिन मिक्स्डिज्म में देखा जाए तो जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर सरकार अपना इंटरफेयर करती है और उसको स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य करती है। ठीक इसी तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कैपिटलिज्म में अनइक्वल होता है। यहाँ पे 2 क्लासेस साफ-साफ देखने को मिलती है। एक को हैव्स और दूसरे को हैव नॉट्स कहा जाता है। एक संपन्न क्लास होती है, एक विपन्नता में जी रही होती है। तो इनकी जो खाई होती है वो बड़ी गहरी देखने को मिलती है। जबकि सोशलिज्म बात करता है समानता के सिद्धांत पर चलता है, जो कहता है कि सबकी जो आय है वह समान हो, सबके संसाधन समान हो, सबको बराबर अवसर मिले, क्योंकि ये सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण पर विशेष इसका ध्यान होता है। जबकि मिक्स्डिज्म में देखते हैं तो इनइक्वालिटी अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक इसी तरह से प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होते हैं। ठीक इसी तरह से इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो कंप्लीट फ्रीडम होती है कैपिटलिज्म में, जबकि सोशलिज्म में एंटरप्राइजेस को फ्रीडम ना के बराबर होती है और यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम होती है मिक्स्डिज्म में। ठीक इसी तरह से जो इसकी मुख्य प्रॉब्लम है या समस्या है इन तीनों आर्थिक प्रकारों की, आर्थिक अर्थव्यवस्था के प्रकारों की, कैपिटलिज्म का सबसे बड़ी समस्या है असमानता। सोशलिज्म की जो सबसे बड़ी समानता है वह है कुशलता की, दक्षता की कमी, और मिक्स्डिज्म में ये दोनों समस्याएं हमें साथ में जूझना होता है, जिसको हम इनइक्वालिटी एंड इनएफिशिएंसी कहते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इनका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस इम्पैक्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का। तो इसको हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार पूरा नियंत्रण अपने पास रखती है। सरकार का जो नियंत्रण होता है वो सारे जो बिजनेसेस होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो। ठीक इसी तरह से फ्री मार्केट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जो प्रतिस्पर्धा है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि सारी नीतियाँ सरकार बनाती है और उसी के अनुरूप सारे कार्य होते हैं। इसमें स्थिरता या स्थायित्व तो देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो लचीलापन है वो बहुत कम होता है, बहुत ही रिजिड होती है ये व्यवस्था। अगर हम कुछ देशों के उदाहरण लें, यद्यपि किसी भी देश को पूर्ण रूप से सोशलिस्ट या पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट नहीं कहा जा सकता, किंतु फिर भी
कुछ व्यवस्थाएं जो उसमें अधिक रची बसी है, उनमें उत्तरी कोरिया का नाम हम बता सकते हैं। और पीछे जो यूएसएसआर था, जो रूस था पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, उसका भी उदाहरण लिया जाता है। साथ ही साथ एक देश है क्यूबा, वहाँ भी कमांड इकोनॉमी के तौर पे उसको देखा जाता है। अब यदि हम कैपिटलिस्ट या मार्केट बेस्ड इकोनॉमी या मार्केट बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दिया जाता है। ये जो व्यवस्था होती है, ये प्रॉफिट ड्रिवन होती है, लाभ आधारित व्यवस्था होती है कि जो भी हम कार्य करें उससे कुछ ना कुछ लाभार्जन अवश्य हो। साथ ही साथ जो उपभोक्ता होते हैं, इनको चुनने की स्वतंत्रता होती है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो सरकार का हस्तक्षेप होता है अर्थव्यवस्था में, वो कम से कम होता है। यदि हम कुछ अर्थव्यवस्थाओं की बात करें जो अभी थोड़ी कैपिटलिज्म की तरफ अधिक झुकाव जिनका दिखता है, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, हांगकांग है और सिंगापुर है। अब यदि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर एक संतुलित अप्रोच को लेकर के चला जाता है, बैलेंस्ड अप्रोच जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट के बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसी तरह से जो कंपटीशन और रेगुलेशन, ये साथ साथ चलते हैं। जहाँ सरकार को लगता है कि नियमन की आवश्यकता है, तो वहाँ पर वह हस्तक्षेप करती है। ठीक इसी तरह से सोशल वेलफेयर और कैपिटलिज्म दोनों यहाँ पर साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन में हम देख सकते हैं, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान लेकर के आया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून लेकर के आए। तो ये रेगुलेशन या नियमन ये बताते हैं कि सरकार कुछ विशेष क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप नियमित बनाए रखेंगी, जिससे कि कल्याण वाले जो क्षेत्र है, सामाजिक कल्याण वाले, उसमें बेहतरी की जा सके। ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और साथ ही साथ जो अन्य योजनाएं हैं, वे भी, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हैं, वे भी सतत उस पर सरकार निवेश कर रही है। ठीक इसी तरह से अगर उदाहरण ले हम कुछ देशों का, तो उसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी और भारत जैसे देश है जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं। अब सरकार का क्या योगदान होता है अर्थव्यवस्था में, और पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से किस प्रकार वे प्रभावित करते हैं देश की आर्थिक विकास को, तो उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि भारत ने जिस प्रकार अपने ट्रेड फैसिलिटेशन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से बेहतर किया, वह एक अच्छा प्रयास है। ठीक इसी तरह से जनरल प्रोविजन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित जो रहे हैं, वो एक अच्छा कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। सरकारी स्तर पर जो ड्यूटी एग्जेम्पशन और रेमिशन की कुछ स्कीम्स है, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है। इसी तरह से जो विभिन्न जिलों को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की योजना है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमी पे कार्य हो रहा है। ठीक इसी तरह से क्वालिटी कंप्लेंट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स को बेहतरी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स निर्मित हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क EHTPS का निर्माण हो रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STPS पर कार्य हो रहा है। ठीक इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी बन रहे हैं। इससे हम देख पा रहे हैं कि भारत अपनी जो एक पहचान थी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की, उससे आगे बढ़कर अब औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अपने कदम रखने जा रही है। और ये इसमें जो योगदान है, वो एक सरकार के योगदान के रूप में देखा जा सकता है कि वे किस प्रकार इसमें सतत प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए जो कमेटी बनी, उसने अलग-अलग प्रावधान बनाए, जिससे कि जो व्यवसाय है उसकी स्थिति को और सुगम बनाया जा सके। और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसने एक फैसिलिटेटर की भूमिका में कार्य किया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की स्थिति को बेहतर करने में। ठीक इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तो उदाहरण के लिए हम बात करते हैं अपीडा जैसी एजेंसी, जिसको हम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन प्रस्तुत किया, जिससे कि हैंडलिंग कॉस्ट को, ट्रांजैक्शन और हैंडलिंग कॉस्ट को कम किया जा सके।
ठीक इसी तरह से एक स्कीम है निर्यात बंधु, जिसमें कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो एंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं उनकी सहायता की जा सके। ठीक इसी तरह से जो ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पहले जो मैनुअल होता था और जिसके लिए कई बार अधिक समय खर्च करना पड़ता था एंटरप्रेन्योर्स को, उसको बेहतर बनाया गया डीजीएफटी के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। और अब ये जो ई सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो इशू किया जाने लगा। ठीक इसी तरह से जनरल प्रोविजंस की बात करें तो इन सारी प्रोसीजर के लिए एक अथॉरिटी जिसको अकाउंटेबल बनाया गया डीजीएफटी, और इसी दिशा में इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है जो 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो कि किसी भी एंटिटी को जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगी हुई है उनके पास होना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह से ड्यूटी एग्जेम्पशन की अगर बात करें तो इसमें एडवांस ऑथराइजेशन पर प्रकाश डाला गया, साथ ही साथ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन पर भी कार्य किया गया। अगर हम ड्यूटी रेमिशन स्कीम की बात करें तो ड्यूटी ड्रॉबैक पर सरकार ने विशेष योगदान दिया, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्न करता है। ठीक इसी तरह से अन्य योजनाओं पर भी विशेष कार्य हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कहते हैं ड्यूटी एग्जेम्पशन और रेमिशन स्कीम में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन की स्थिति को सरकार ने पहले से और बेहतर किया। ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम की अगर बात करें, ईपीसीजी की बात करें, तो एक योजना है पीएम मित्र, जिसके माध्यम से जो बेनिफिट है वो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से एक्सपोर्टर्स जो कैपिटल गुड्स है उस पे प्राप्त कर सकते हैं, और उन सारे रॉ मटेरियल या गुड्स के इंपोर्ट पर सरकार जीरो कस्टम ड्यूटी इम्पोज करेगी, जिसको कि यहाँ पर प्रोड्यूस करके फर्दर एक्सपोर्ट किया जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसके माध्यम से भारत के एक्सपोर्ट को एक बल मिल सकता है। ठीक इसी तरह से एमनेस्टी स्कीम को पहले से बेहतर किया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में। और अगर हम बात करें दूसरी योजनाओं की, जैसे डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसके दूरगामी परिणाम बहुत सकारात्मक हो सकते हैं। और इसके तहत डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में किस प्रकार विकसित किया जाए उस पर सतत कार्य हो रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, तो इसमें ई कॉमर्स ट्रेड पर विशेष ध्यान दिया गया है, और इसको बढ़ाकर लगभग जो कंसाइनमेंट वाइज इसकी जो कैपिंग थी पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया गया है। और साथ ही साथ डाकघर निर्यात केंद्र निर्मित किए गए हैं, जिसके माध्यम से वे फॉरेन जो विदेशी डाकघर है उसके साथ वे हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्य कर सके, और जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ावा मिल सके, विशेष रूप से उन एमएसएमईज का या उन आर्टिसन का या जो वीवर्स है, क्राफ्ट्समैन है या एमएसएमईज को जो कि पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, तो उनको किस प्रकार अपने उत्पादों को विदेशी व्यापार में सम्मिलित कर सके, उस हेतु ये स्कीम डाकघर निर्यात केंद्र जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। ठीक इसी तरह से कुरियर और पोस्टल एक्सपोर्ट्स को आइस गेट स्कीम के माध्यम से प्रमोट किया गया, जिसको हम कहते हैं इंडियन कस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, जो कि इस तरह के एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने की स्थिति में कार्य करती है। क्वालिटी कंप्लेंट्स और ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए भी CQTDC को बनाया गया। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या EOUs निर्मित किए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए और बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स निर्मित किए गए, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों से आने वाले जो उत्पाद है उसको विदेशी व्यापार में और बेहतर बनाया जा सके। ठीक इसी तरह से स्कोमेट या स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज जो है उस दिशा में हम बेहतरी की स्थिति में आए, और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम थी वहां से लाकर किस प्रकार इसको एक्सपोर्ट इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ा सके उस पर विशेष बल दिया गया। ठीक इसी तरह से अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं
जो किस प्रकार अर्थव्यवस्था को गति देती है, आर्थिक विकास को गति देती है, तो उसमें हम देखें कि जो नए सेक्टर्स हैं, उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति को बेहतर बनाया गया। साथ ही साथ जो व्यावसायिक पर्यावरण है उसको किस प्रकार सुगम बनाया जाए, उस दिशा में कार्य हुए। जो रेगुलेटरी या वैधानिक जो प्रतिबंध है उसको कुछ उसमें ढील दी गई। साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स है और कुछ ऐसी स्कीम जिसके तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के योजनाओं को लाया गया कि जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति बेहतर हो। तो इससे हम देखते हैं कि भारतवर्ष ने एक अच्छे एक्सपोर्ट की स्थिति में बढ़ने के लिए कदम उठाए हैं और वर्ष 2021-22 में इन सब पिछली योजनाओं के चलते 676 बिलियन यूएस डॉलर हमारी जो प्रोसीड रही एक्सपोर्ट्स की और साथ ही साथ ये लक्ष्य उस समय रखा गया था कि 750 यूएस बिलियन डॉलर वर्ष 2022-23 में हम इसको प्राप्त करेंगे। तो इस दिशा में कई काम हुए। ठीक इसी तरह से दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें तो भारत ने 13 फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट विदेशी व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ कुछ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए अन्य देशों के साथ और कुछ देशों के साथ अभी वार्ता चल रही है जिनमें यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है और कुछ अन्य देश हैं। तो कैसे उन देशों के साथ हम बेहतर व्यापार की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और अगले 5 वर्षों में सरकार ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने की मंशा बनाई है जिससे कि जो हमारी वर्तमान निर्यात की स्थिति है उसको और बेहतर किया जा सके। तो इससे इस प्रकार हमने देखा कि व्यावसायिक आर्थिक विकास क्या होता है और शासकीय नीतियाँ आर्थिक विकास को किस प्रकार गति देती है। तो उससे हमने इन सब बातों को समझा और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अगले व्याख्यान में। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का धन्यवाद।